नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यूज एंड सॉल्विंग देम बाय अप्लाइंग सम एलिमिनेशन टेक्निक एंड कॉमन सेंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जब हमें क्वेश्चन नहीं भी आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हम उनको किस तरह से केवल कुछ एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से और कुछ कॉमन सेंस की मदद से कैसे हम मैक्सिमम अपना स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और ध्यान लेते हैं कि अभी जो हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, सीरीज़ आने वाली है जिसमें हम 2013 से लेके 2022 तक हम ये क्या करने वाले हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे सारे विद दिस एलिमिनेशन टेक्निक एंड सम कॉमन सेंस। और सिर्फ इन्हीं की मदद से हम देखेंगे कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर कर सकते हैं। साथ ही में हम देखने वाले हैं कि प्रीलिम पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारा हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस है क्या पीवाईक्यू सॉल्व करने की। तो देखिए, यूपीएससी अगर किसी को क्वालिफाई करना है, तो दो चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, आपने मैक्सिमम पीवाईक्यूज़ लगाए हों, वो चाहे प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों। सिलेबस हमें क्या करता है कि एक डायरेक्शन देता है। सिलेबस हमें डायरेक्शन देता है कि हमें पढ़ना कहाँ से है। पीवाईक्यूज़ बताते हैं कि जो सिलेबस में लिखा है क्या वो सारा सब कुछ पढ़ना है या केवल कुछ चीज़ें ही हैं जो हमें पढ़ना है। तो पीवाईक्यू क्या करता है, इस सिलेबस को और थोड़ा शॉर्ट कर देता है और केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, स्मार्ट स्टडी हम कर लेते हैं और निकाल लेते हैं फिर यूपीएससी प्रीलिम्स। और सेम चीज़ अप्लाइड फॉर मेंस ऑल्सो। तो हमें क्या करता है, पीवाईक्यूज़ हमें डायरेक्शन देते हैं। दूसरा, हमें बताता है कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। थर्ड जितना है कि हाफ द बैटल वॉन। अगर आपने पीवाईक्यूज़ लगा लिए हैं, अगर आपको डायरेक्शन पता है, तो आपकी आधी लड़ाई तो यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या है कि यूपीएससी ना हार्ड वर्क नहीं करना होता है, यूपीएससी में स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क कैसा कि केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ लो, वरना इतना वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का। यूपीएससी का सिलेबस कितना वास्ट है हम सबको पता है। इस वास्ट सिलेबस में अगर हमें कोई चीज़ सिर्फ टू द पॉइंट मिल जाए और अगर हम वो कर लें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कुछ भी होने वाला है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पीवाईक्यूज़ हमें लगाने चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि पीवाईक्यूज़ क्या करते हैं, जैसे कि पीवाईक्यूज़ करते हैं कि 2017 में मान लो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, वहीं जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं ऑप्शंस की मदद से आपसे नेक्स्ट ईयर उन्हीं ऑप्शन में से किसी दूसरे पहलू को पकड़ लेंगे वो और फिर उससे क्वेश्चन बना देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। इसी को जितने भी सारे टॉपर्स कहते हैं ना कि पीवाईक्यूज़ लगा लो भाइयों, पीवाईक्यूज़ लगा लो, वो इस दरअसल यही रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझो, उनको एनालाइज़ करना सीखो, तभी कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलिए अब एलिमिनेशन टेक्निक को देख लेते हैं थोड़ा सा। यूपीएससी में अगर हमें एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करना है तो हमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। हम पहले उन कीवर्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कहा जाता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो है वो इन जनरल रॉन्ग होता है। क्या है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट? तो उनके अंतर्गत आते हैं ऑल, एवरी, एनी, ड्रास्टिकली, ओनली, इस तरह की कुछ चीज़ें। दूसरा, जो स्टेडीली इंक्रीज या स्टेडीली डिक्रीज, इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड क्या है कि स्टेटमेंट विद नो और नोट। हमें ऑप्शन में वो स्टेटमेंट ढूंढने हैं जिसमें नो और नोट का यूज़ किया गया हो, वो इन जनरल रॉन्ग ही होते हैं। सेकंड चीज़ क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको स्टेटमेंट रॉन्ग दिखेंगे अक्सर। जहाँ पे भी इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन आएंगे और वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे या तो एक दूसरे के साथ, इस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। थर्ड क्या है, स्पेसिफिक डाटा अगर कुछ दे दिया जाए या फिर स्टेट या फैक्ट्स कुछ दे दिए जाएँ तो वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। उसके बाद क्या है कि एक हमें मतलब अगर हमारी यहाँ तक एलिमिनेशन टेक्निक काम नहीं कर रही तो फिर हमें अपने कॉमन सेंस का अप्लाई यूज़ करना है यहाँ से। वो कैसे कि या तो हम कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ ले जो हमें 100% पता है कि ये तो 100% रॉन्ग ही है या ये तो 100% राइट ही है, और फिर हम उसके बेसिस पे, इस 100% रॉन्ग और राइट की बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो हमें 2 में 50-50 चांसेस मिल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो नहीं है कहीं पे, क्योंकि अगर मान लो कि ए ऑप्शन में कुछ चीज़ बात की गई है और बी ऑप्शन में कुछ अलग बात की गई है। मान लो यहाँ पे कुछ ए ऑप्शन में कुछ इस तरह की बात की गई है जो बी ऑप्शन में होनी चाहिए थी। मान लो दो डेफिनेशन दी हुई है जो कि इंटरचेंज की जा सकती है, या तो इस कॉल्ड दिस फलाना और इस कॉल्ड दिस फलाना, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी इनमें। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ढूंढने हमें। फिर देखना है हमें कि जहाँ पे भी ये हमने देख लिया इंटरचेंजेबिलिटी हो, कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इंटरचेंज कर दिया जाए, डेफिनेशन को उल्टा सीधा लिख दिया जाए, तो वो दोनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि जब भी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट रहेंगे ना वो इन जनरल सही होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी फ्यूचरिस्टिक कोई चीज़ आ गई वो हमारी इन जनरल सही होने वाली है। फिर देखेंगे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इन जनरल उनके सारे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। उसके बाद क्या है कि यूपीएससी जो है वो मिनिस्ट्रीज़ को जनरली डालती है तो कन्फ्यूज़ करने के लिए। जहाँ पे भी आपको मिनिस्ट्री से मिलेगा कुछ भी वो आपको पता चलेगा कि ये तो भैया मिनिस्ट्री दी हुई है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि मिनिस्ट्री इतनी सारी है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डालेगा ही, वो गलत होगा। चलिए तो आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन लिया है वो हमने 2018 से लिया है। क्या किया गया है इसमें कि इसमें है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, द वेरन आइलैंड वोल्केनो इज़ एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। मान लो हमें कुछ नहीं पता। वेरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। डाटा दे दिया, स्पेसिफिक कुछ बता दिया, स्टेटमेंट गलत। दूसरा गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं है इसका। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लास्ट टाइम वेरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वॉज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो फिर 2018 का क्वेश्चन है ना, तो हम अभी भी पढ़ते हैं कि कभी भी हमें वेरन आइलैंड जो है ये वाला वोल्केनो हमें कभी भी न्यूज़ में होता है कि ये एक्टिव वोल्केनो है और इसमें इरप्शन देखने को मिल रहा है, कहीं पे कुछ एसेस वगैरह देखने को मिल रही है जो बाहर आ रही है। तो लास्ट टाइम ये यूपीएससी ने जब क्वेश्चन डिज़ाइन किया था 2018 में, 2017 में ये मेजरली इरप्ट हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली इरप्ट हो रहा है। 2021 में मेजरली हुआ था फिर से। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ओनली वन इसका आंसर है। इतना सिंपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2014 का ये क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। विद रेफरेंस टू द अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें कुछ भी नहीं पता, आप अपना दिमाग यूज़ करेंगे बस। देखो पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, हमें नहीं पता। इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, दिस इज़ ओनली। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कहाँ है वो अलग हट जाएंगे, ये हट गया, ये हट गया। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर अवे। दिस 75 किलोमीटर अवे, दिस कैन बी समथिंग एल्स। तो नंबर दे दिया, एक स्टेट दे दिया, दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी नहीं है, ओनली वन बचा, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि विद रेफरेंस टू द एस्ट्रोसेट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। अदर देन यूएसए एंड रसिया, इंडिया इज द कंट्री टू हैव लॉन्च्ड अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस। सेकंड क्या है, एस्ट्रोसेट इज अ 2000 किलोग्राम सैटेलाइट प्लेस्ड इन द ऑर्बिट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। 2000 किलोग्राम
satellite. That means statement 2 is wrong. 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 बचा क्या हमारे पास? अदर देन यूएसए एंड रशिया, दो कंट्रीज़ के नाम दे दिए. इंडिया हैव लॉन्च सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू स्पेस. इसका मतलब पहला भी गलत. आंसर क्या है? नेदर वन नो टू. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा 2012 से. क्या कहता है देख लेते हैं. इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग डेट public funds are used efficiently and for intended purpose, what is the importance of the office of comptroller and auditor general? केक के बारे में क्वेश्चन है, देख लेते हैं. केक एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी. हमें नहीं पता अभी कुछ भी. केक रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी. चलिए मान ले थोड़ी देर के लिए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता. थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम केक रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वॉयलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस. अभी भी हमें कुछ नहीं पता. फोर्थ पे आते हैं. वाइल डीलिंग विद द ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट companies, KEG has certain judicial power of prosecuting those who violate the law. While the statement given above are, which of the statement given above is correct बताना है हमें. तो हमें सबको कुछ पता हो या नहीं पता हो, केक के बारे में एक चीज़ तो ज़रूर पता है कि केक जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को. इससे ज़्यादा उसके पास कोई पावर नहीं है. दैट मीन्स कि केग हैज़ सर्टेन जुडिशियल पावर. ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है. एक स्टेटमेंट हमारा गलत है. इस वाले क्वेश्चन को हम इसी तरह से अटेम्प्ट करने वाले हैं. इसमें हम देखेंगे कि कौन सा एक स्टेटमेंट हमारा गलत है या राइट है. तो हमें 100% पता है कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है. फोर्थ स्टेटमेंट गलत होती है, हमारे दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन. तो दो ऑप्शन में जब हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द केक रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस चार्ज अगेंस्ट दोज हु हैव वॉयलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस. हम सबको पता है, हमने कई बार अपनी पूरी लक्ष्मीकांत में पढ़ा है ये वाली बात. ये वाली लाइन वहाँ साफ साफ लिखी हुई है. डेट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट 100% राइट है. तो अब हमारे पास तीसरे ऑप्शन के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, दैट इज़ दिस वन, और सी हमारा आंसर है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. इतना आसान है. थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करना है, थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज़ करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, बस हो गया यूपीएससी क्वालिफाई. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है कि अ डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट ड्यूरिंग पासेस जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग पासेस ऑफ. इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जिसको पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? आप सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि कौन सा आर्टिकल जॉइंट सिटिंग को लेकर है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल हमारा जॉइंट सिटिंग को लेकर है. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. हम सबको पता है कि मनी बिल में राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है. वी ऑल नो दिस फैक्ट. दैट मीन्स हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग होगा, यहाँ गलत होगा, क्योंकि हमें बताना है कि जॉइंट सिटिंग किन किन सेक्शन में बुलाई जा सकती है. जॉइंट सिटिंग जब भी बुलाई जा सकती है जब दोनों सेशन के पास बराबर पावर हो उस टॉपिक के ऊपर. मनी बिल के ऊपर नहीं है, नहीं बुला सकता. ये हटा दिया, दूसरे ऑप्शन गलत है. ये दो हट गए हमारे. बचा अब हमारे पास क्या? अब हमारे पास बचा 1 और 3. हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती. उसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी दोनों सेशन से सेपरेटली पास होना ज़रूरी है. 2 सेशन सेपरेटली पास, दोनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों इसको सेपरेटली पास करेगी तो ही ये पॉसिबल है, वरना ये गलत है. तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे अप्लाई करा तो हमारे दो ऑप्शन हम 50-50 तक पहुँच चुके थे. थोड़ा सा और अगर हमें नॉलेज है तो हमने ये वाला ऑप्शन भी हटा दिया. अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए इसका आंसर है. तो इतना आसान. नेक्स्ट देख लेते हैं. 2017 में फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया
विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 की पॉलिसीज़ को लिबरलाइज करने के बाद इनमें से क्या चीज़ें हुई हैं देख लेते हैं। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनरमोस्टली। एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम। पहला हटाया, हट हट, ये हट। लो डायरेक्टली आंसर आ गया, सी इसका आंसर है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या है। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, वेरी कॉमन क्वेश्चन। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज्ड, कुछ भी नहीं लिखा कि हाईली इंक्रीज, नेगेटिवली इंक्रीज, कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ इंक्रीज। डेट मीन्स दिस स्टेटमेंट आर इन जनरल। सो सेकेंड मतलब इसका क्या हुआ है हमारा 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट भी हमारा 2017 से ही है। क्या कहता है स्टेटमेंट कि व्हाट इज़ और आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनमें से सबसे अच्छे एडवांटेज क्या क्या हैं बताने हैं हमें। कुछ नहीं पता अभी हमें, हम सिर्फ इन्हीं की मदद से करेंगे। इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज़, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल अथॉरिटीज़ एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट। ड्रास्टिकली पे हमें थोड़ा सा सोचना है। और करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हम सेकेंड स्टेटमेंट को गलत कर रहे हैं। सेकेंड से ये हमारा ऑप्शन हट गया, ये हमारा ऑप्शन हट गया, बचे हमारे पास अब 2 ऑप्शन। एक और देख लेते हैं। थर्ड कहता है इट विल इनॉर्मोसली इंक्रीज, यहाँ पे एक और एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिल गया। इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल टू ओवरटेक चाइना इन द फ्यूचर। तो यहाँ अगर ये इनॉर्मोसली नहीं होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, पर ये है तो हम ये भी हटा देंगे, ये भी हट गया हमारा। तो इसका हमारा आंसर आ गया ए। दैट मीन्स ओनली 1 स्टेटमेंट इसका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी हमारा 2017 से ही है। 2017 में सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की गई है, सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ की गई है 2017 के पेपर में। अप्रोक्स 60% आप स्कोर कर सकते हो ओनली अप्लाइंग योर कॉमन सेंस इन एलिमिनेशन इन दिस पेपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडीली इंक्रीज्ड। स्टेडीली इंक्रीज, दोनों स्टेटमेंट पे स्टेडीली हटा दो, डायरेक्ट कट कट। क्योंकि एक तो बात क्या है कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी चीज़ है ना एकदम स्टेडीली हो ही नहीं सकती। कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि कोई भी ग्राफ इकोनॉमिक्स में हमने बिल्कुल सीधा पढ़ा हो। हमें हमेशा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। हमारे हर ग्राफ हमेशा कभी बी शेप्ड होते हैं, कभी कुछ, कभी यू शेप्ड होते हैं, बट हमने कभी भी एक सीधा ग्राफ नहीं देखा। तो ये हमारा स्टेटमेंट कोई सा भी सही नहीं है। इसका स्टेटमेंट डी सही आंसर इसका है डी, नेदर वन नो टू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने 2014 से क्वेश्चन लिया है। क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एग्जिस्ट 2 डिग्री सेल्सियस एबोव लेवल। इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज्ड 3 डिग्री सेल्सियस एबोव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल इम्पैक्ट या इम्पैक्ट्स ऑन द वर्ल्ड टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल हमें देखना है। तो हमें टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे अब हमें अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं पता, हम इसको एलिमिनेशन से यूज़ करते हैं। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। ओके। सेकेंड स्टेटमेंट इज बाइडिस्प्रिट कोलर मोर्टेलिटी विल ओकर। थर्ड इज ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपियर। ऑल एंड परमानेंटली, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट तो 100% रॉन्ग है। हटा दिया हमने 2, सी और डी हमारे हट चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। दोनों ऑप्शन में बात करी गई है इन जनरल वाली। टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टूवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। इन जनरल बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बाइडिस्प्रिट कोरल मोर्टेलिटी हो गई है, हम सबको पता है कि ये तो होना ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन तो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फोर्थ इन दोनों में से हट चुका था। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर
इसी एक और एक्सट्रीम स्टेटमेंट एनीवेयर, अगर हमें ये भी पता होता यहाँ से भी हम पकड़ लेते तो भी हमारे 2 ऑप्शन हट रहे थे। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ से क्या देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करेंगे हमारा वो नो और नोड वाला कॉन्सेप्ट। हम ढूंढेंगे कि हमें कहीं पे ऐसे स्टेटमेंट मिले जहाँ पे नो या नोट लिखा हो कहीं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड द वाईफाई डिवाइसेस? 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं। स्टेटमेंट ए दिया है कि ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड, वेयर इज वाईफाई कैन यूज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी बैंड। हमें अभी नहीं पता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्लूटूथ इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क वीलैन ओनली, वेयर इज वाईफाई इज़ यूज्ड फॉर वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क ओनली। हमें मिल गया। ये स्टेटमेंट तो कंफर्म नहीं है। अगर ये नहीं है तो फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, तो फोर्थ भी नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। ऑप्शन सी को पढ़ते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन 2 डिवाइसेस यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, द डिवाइस हैव टू बी इन लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर, बट वाईफाई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड द डिवाइसेस नॉट वी इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ईच अदर। नोट किसी स्टेटमेंट में आ जाए दैट मीन्स दैट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। इन जनरल हमें थोड़ी देर के लिए सोचना ज़रूर है, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे उस टाइम एलिमिनेट कर सकते थे एग्ज़ाम में। हम इसको हटा देंगे, ये भी हमारा हट गया। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए है, दैट मीन्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमने 2013 से क्वेश्चन ले रखा है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखना अब यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द केव एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स इन इंडिया। ठीक है, हमें नहीं पता कुछ भी। सेकंड स्टेटमेंट, द बारावारा रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्यास। हमें 2 रॉक कट स्टेटमेंट मिल गए हैं, रॉक कट। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ अभी ये क्लिक हुआ है, तो हम ये दोनों स्टेटमेंट हटा देंगे उस टाइम। अब थर्ड क्या कहता है, एट एलोरा केप्स आर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। हम सबको पता है कि 2 केप्स मेजर लिए हैं, अजंता की केप्स और एलोरा केप्स। अजंता केप्स आर ओनली फॉर बुद्धिज्म, एलोरा केप्स आर फॉर 3 फेथ्स, हिंदू, जैन, बुद्धिज्म। हमें यहाँ पे तीनों की मिलती है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा 100% ट्रू है। लेकिन हमें ये पता है कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत या ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कहाँ क्या लिखा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि बादामी केव्स आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये तो पता होगा कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग केव्स नहीं है। तो फिर क्या है, वो भी इसी ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन 2 में दे रखा है कि 12 केव्स जो है वो रॉक कट केव्स है, और ओरिजिनली मेड बाय आजीविकास। तो 12 रॉक कट केव्स हैं जो ओल्डेस्ट हैं, ना कि बादामी केव्स। और अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसका आंसर है सी, ओनली 3। तो ये दिख गया। नेक्स्ट, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2016 से। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। विद रिफरेंस टू द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% for any crop they cultivated in any season of the year. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclone and seasonal rains. ये स्टेटमेंट आपको दिखेगा थोड़ा सा प्रोग्रेसिव। और स्टेटमेंट 1 में आपको दिखेगा एनी। डेट मीन स्टेटमेंट 1 इसका गलत है और स्टेटमेंट 2 इसका सही है। कहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन। इसको बी कर लीजिए, इसको सी कर लीजिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2014 से, जो मांगता है आपकी कॉमन सेंस रिक्वायरमेंट। हम इसमें कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। देखिए कितना सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हमें देना है। केमिकल चेंज किसे कहते हैं? केमिकल चेंज अगर हमें पता है सबको, तो एक ऐसा चेंज होता है जिसकी प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें रिवर्स अलाउ नहीं है।
मान लो अगर हमने कुछ भी केमिकली फॉर्म कर लिया तो आप उसका रिवर्स उसको नहीं फॉर्म किया जा सकता, डेट इज़ केमिकल चेंज। अब ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है तो जनरल साइंस में तो कॉमन सेंस ही लगेगा। देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, क्या ये केमिकल रिएक्शन है? अगर हमने मान लो नमक का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया NaCl, मतलब हमने क्रिस्टल की फॉर्म में फॉर्म कर लिया, तो क्या ये फिर से लिक्विड फॉर्म में नहीं चला जाएगा? क्या हम इसमें कुछ ऐड करके इसको लिक्विड नहीं बना सकते? बना सकते हैं, सबको पता है। दैट मीन्स ये गलत है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस अगर एक बार मेल्ट हो गया तो क्या वो फिर से आइस नहीं बन सकता? बन सकता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध अगर आपका एक बार फट गया तो वो फट गया बस, आप उसको फिर से दूध नहीं बना सकते। तो इसका स्टेटमेंट कौन सा हुआ है आपका? ओनली थर्ड, ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है। वेरी सिंपल। कुछ लगा इसमें? हमने पहले कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो साइंस, कुछ नहीं, बस इसमें कॉमन सेंस लगाया और किया। नेक्स्ट देखते हैं 2017 से ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। सबसे पहले तो यहाँ नंबर दे दिए, हमें एक बार नंबर पे अपने माइंड को थोड़ा देखना है कि एंटीने खड़े करना है अपने कि क्या रहा है, पर हमें अभी कुछ नहीं पता। सेकेंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइडेड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड द वाई इलेक्शन। तो यहाँ एक मिनिस्ट्री बॉडी है और मिनिस्ट्री वो डालता है कंफ्यूज करने के लिए। मतलब यहाँ पे हमें किसी मिनिस्ट्री की ज़रूरत थी? आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए। इलेक्शन कमीशन की बात चल रही है, यहाँ पे कहाँ होम मिनिस्ट्री डाल दी? कुछ भी मिनिस्ट्री क्यों ही डाली यहाँ? तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं है इसका, ये नहीं, ख़त्म। ऑप्शन 3 पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम गारंटी से कह रहे हैं ये इसका आंसर है। पढ़ते हैं क्या है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द स्प्लिट मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी 100% ट्रू। यही तो है, इलेक्शन कमीशन तो रिजॉल्व करते हैं डिस्प्यूट जो पॉलिटिकल पार्टी मर्जर में इनसे होते हैं वो। तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अगर ये 5 मेंबर बॉडी नहीं है तो फिर कितने मेंबर बॉडी है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो अभी ये क्वेश्चन सेक्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम क्वेश्चन लाएंगे 2013 से 2022 तक, पूरी एक सीरीज़ जिसमें हम 2013 का पेपर उठाएंगे, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे विद दीज टेक्निक्स। और हम आशा करते हैं कि आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे और जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकें उतना मैक्सिमम गेन करेंगे। हमें अपनी एक क्वालिटी देने की आपको कोशिश करेंगे इसके अंदर। बस यही है स्पेशल अनाउंसमेंट। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना सही नॉलेज तक पहुंच नहीं पाते हैं। UPSC क्वालिफाई करना इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। मैं अभी भी कहता हूँ आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, और स्मार्ट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से है। ये 2 चीज़ें आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ना कैसे है और कहाँ से है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन आप सब लोगों का UPSC निकलेगा। UPSC निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सब निकाल सकते हैं। आपको अपना 100% देना होगा, फुल फोकस तैयारी करनी होगी। ये जो एलिमिनेशन टेक्निक्स वगैरह है ये तब काम आती है जब आपने पढ़ रखा हो, वरना एलिमिनेशन भी कुछ काम नहीं आता। सच बात तो ये है। तो इसी के साथ चलिए, धन्यवाद।